इकोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आप देखने जा रहे हो कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है कि ओरिजिन का क्या मतलब है कि जो माइक्रो है वो कहाँ से निकल कर आया है। ये जो माइक्रो है वो ग्रीक वर्ड है उसके माइक्रोस से लिया गया है, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा, स्मॉल। तो जहाँ पर हम छोटी चीज़ों की बात करेंगे, छोटे का मतलब क्या होता है, देखो हर छोटी छोटी चीज़ को जोड़कर ही बड़ी चीज़ बनती है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लेवल पर स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको हम पूरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको प्राइस थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर। जब कंज्यूमर बिहेवियर की बात आती है तो डिमांड की बात आती है, जब प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात आती है तो सप्लाई की बात आती है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर क्या होता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी। सेकंड है कि जो मैक्रो है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, इनके बड़े स्तर पर जब हम चीज़ों को देख कर चलते हैं, पूरी कंट्री को जब हम एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, या फिर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जब चीज़ें देखते हैं तो वो मैक्रो के अंदर काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैक्रो जो है वो मैक्रोस जो वर्ड है वहाँ से लिया गया। जो मैक्रोस है वो ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका एक वर्ड है। अब देखोगे मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़े स्तर पर चीज़ों को स्टडी करना। इसके अंदर क्या है, इस पूरी मैक्रो को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या था, प्राइस थ्योरी, यहाँ पर क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का क्या मतलब, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल जो इकोनॉमी के अंदर कुल मांग कितनी है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कुल गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हो तो उससे आपका निकल कर आएगा कि इतनी इकोनॉमी में डिमांड है, इतनी इकोनॉमी में सप्लाई है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर डिमांड कम होती है तो डिफ्लेशनरी प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार से सेकंड जो है कि स्टडी मैटर्स, यानी कि स्टडी क्या क्या इस माइक्रो में क्या स्टडी किया जाता है और मैक्रो में क्या स्टडी किया जाता है। इशूज सच ए हाउस होल्ड्स, यानी कि पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल, किसी हाउस होल्ड्स की जब आप बात करते हो, किसी बिजनेसमैन की बात करते हो, किसी कंज्यूमर्स जो हैं, कुछ कंज्यूमर्स की अगर आप बात करते हो, यहाँ पर जो इकोनॉमी है एक तरीके से होल जो इकोनॉमी है, इट इन्वेस्टिगेट्स द इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बन जाएगी। एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम बात करते हैं माइक्रो की तो मैक्रो को भूल जाते हैं, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो को भूल जाते हैं। भूलने का मेरा मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं रखना, इसका मतलब है जो चीजें माइक्रो के अंदर कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगी, मैक्रो में एक तरीके से वेरिएबल हो जाएंगी। और जो मैक्रो में जब इसकी स्टडी करोगे तो जो चीजें यहाँ पर वेरिएबल थी वो यहाँ पर कांस्टेंट मान ली जाएंगी। फिर है ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, जो माइक्रो का मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्स है ना उनका ऑप्टिमम एलोकेशन किस तरीके से हो, यानी कि कितना कितना रिसोर्स किसके पास रहे, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है ऑप्टिमम एलोकेशन की नहीं होती, यहाँ पर ये होता है कि पूर्ण रोजगार कैसे मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, और एक्सपेंडिंग कैपेसिटी, यानी कि हमारी जो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है ना, जो एक्सपेंड करने की जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, या एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की कैपेसिटी है, इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है मैक्रो के अंदर। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार है, जितने भी पर्सन है सबको रोजगार मिला हुआ है, जितने भी रिसोर्स हो फुली यूटिलाइज, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि दिए हुए वेज पर, यानी कि दिए हुए वेज पर जो भी काम करना चाहता है, दिए हुए वेज पर जो भी काम करना चाहता है उन सबको काम मिल जाएगा। क्योंकि ये जो डिफाइन किया था ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने किया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, फिर इसको केन्स ने नकार दिया, केन्स ने कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट पाया जाता। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर बेरोजगारी तो है बट लेकिन वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल दो तरीके की बेरोजगारी पाई जाएगी, जो 5 या 5.5% के अराउंड लगभग इकोनॉमी में होती है। इसके बाद आप देखोगे कि जो सेकंड, इसके बाद है मेथड्स, कि इसके अंदर हम बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की, यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आंशिक संतुलन, और यहाँ मतलब होता है सामान्य संतुलन। आंशिक संतुलन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी एक मार्केट को हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है, यानी कि ओनली वन मार्केट। जब इक्विलिब्रियम की हम बात करें, एक किसी मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। और जब ऑल मार्केट्स, जितनी भी हमारे अलग अलग तरीके की मार्केट्स होती है ना, एक तरीके से आप देखोगे कि क्लोथ की अलग मार्केट होती है,
और दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी अलग, सब्जी की जो है वो अलग मार्केट होती है। तो अलग अलग जो एक तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनकी अलग मार्केट होती है। तो यहाँ पर सारी की सारी मार्केट जब इक्विलिब्रियम में होती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जब किसी पर्टिकुलर किसी एक मार्केट की जब बात करते हैं तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर क्या है, इसके अंदर प्राइस, यानी कि जो एक फर्म है वो अपने प्राइस किस तरीके से डिसाइड करेगी। दूसरा है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में अगर आप बात करते हो, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में बात करते हो, डिमांड के बारे में बात करते हो, वेज के बारे में बात करते हो, रेंट के बारे में बात करते हो, प्रॉफिट के बारे में बात करते हो, तब ये बात हो जाती है माइक्रो लेवल पर। यदि हम मैक्रो की बात करते हैं तो एग्रीगेट शब्द लगा देते हैं कि एग्रीगेट प्राइस, यानी कि टोटल प्राइस लेवल क्या है। फिर उसके बाद कि टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात की गई थी, वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है या नहीं, वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोटल इकोनॉमी के अंदर कितनी बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी शब्द है, अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्ड है, वो मैक्रो का पार्ट है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जब कंटिन्यूस जो गुड्स हैं, गुड्स और सर्विसेज के जब प्राइस इंक्रीज करते रहे तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके बाद है कि जो मेन प्रॉब्लम है कि माइक्रो में क्या प्रॉब्लम है और जो मैक्रो है उसमें क्या प्रॉब्लम है। इट मेन इशूज आर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि किस तरीके से हम गुड्स और सर्विसेज के प्राइस डिसाइड करें और किस तरीके से जो रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम एलोकेशन करें। इसके अंदर जो मेन इशू होते हैं, इसके अंदर होता है इट मेन इशूज इज डिटरमाइनिंग द इकोनॉमी लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर होता है कि इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को और इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। किस तरीके से इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं, किस तरीके से इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है। इसकी अलग अलग थ्योरी है, क्लासिकल ने अलग थ्योरी दी है, अपनी केन्ज ने अलग थ्योरी दी है। उसके बाद आप देखोगे कि जो पॉपुलराइज्ड इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसने पॉपुलर किया, ये पॉपुलर किया एल्फ्रेड मार्शल ने। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो इसको पॉपुलराइज किया, ये किया जॉन मेनार्ड केन्ज ने। क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में देखते हो, कल हमने बात की थी कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कौन है, एडम स्मिथ है। वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बताया, चाणक्य ने बताया, बट जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है कौन है, एडम स्मिथ है। फिर मैंने आपको बताया वहाँ पर कि जो माइक्रो और मैक्रो का जो सेपरेशन किया गया वो किया गया रैगनर फ्रिश के द्वारा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो है जॉन मेनार्ड केन्ज। वैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स टोटल जो अगर आप लेकर चलोगे तो वो एडम स्मिथ ही हैं, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पॉपुलर हुई वो एल्फ्रेड जो मार्शल हैं इनके द्वारा इसको पॉपुलर किया गया। सेकंड है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पॉपुलैरिटी है वो डिपेंड करती है केन्ज के ऊपर, जॉन मेनार्ड केन्ज के ऊपर, जो 1929-30 में जब इनकी एंट्री होती है, जब ग्रेट डिप्रेशन आता है। ये था हमारा डिफरेंस। यहाँ पर यदि आपके जो एग्जाम है वहाँ पर आपका 2 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए, जिस भी अकॉर्डिंग आए, आप यहाँ से अगर कम मार्क्स का आता तो कम पॉइंट्स लिख सकते हो, अगर ज़्यादा मार्क्स का आता तो यहाँ पर आप ज़्यादा पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, एक तो हम स्टडी करते हैं इसको एज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सेकंड है कि हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात होती है वो फैक्चुअल यानी कि एक तरीके से फैक्ट और फिगर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और जो हमारी नॉर्मेटिव होती है वो आपके ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड करती है। जो ये फैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, फैक्ट्स और फिगर के ऊपर डिपेंड करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव होती है आपके ओपिनियन, यानी कि जब आप अपना ओपिनियन देते हो वो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो, गलत हो या ठीक हो, जिससे डिबेट का भी कारण बन सकता है या फिर कंट्रोवर्सी भी पैदा कर सकता है। इस तरीके का जो होता है वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज एंड व्हाट वाज, यानी कि क्या है, क्या था और क्या होगा, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। वो किसके ऊपर बेस्ड बात करेंगे, वो होंगे आपके पास कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि आप बताओ कि जब हम आज़ाद हुए इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन के अंदर जो रेशो था पॉवर्टी का वो बहुत ज़्यादा था। फिर आप बताओ कि उस टाइम पर ज़्यादा था और प्रेजेंट में भी लगभग 22% के अराउंड क्या है, एक तरीके से पॉवर्टी है। फिर आप बताओ कि आने वाले समय में भी जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उसी के हिसाब से क्या है, जो हमारी पॉवर्टी वो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। तो ये आपने ट्रेंड कैसे निकाला, ये आपने फैक्ट है, आपके पास फिगर्स हैं, इनकी फैक्ट और
फिगर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, तो आपने देख लिया कि पहले ऐसा था कि उस टाइम पर जब हम आज़ाद होते हैं वहाँ पर उस टाइम पर भी जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, बहुत ज़्यादा थी। फिर आपने देखा कि प्रेजेंट में भी लगभग 22% के राउंड पॉवर्टी है। फिर आप देखोगे कि आने वाले समय में भी हमें ऐसा लग रहा है कि इन हालात को देखते हुए कि जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी। आपके पास क्या एक तरीके से फैक्ट्स हैं और फिगर हैं। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का कोई वो नहीं होता। देखिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का कुछ मतलब नहीं स्टेटमेंट का, ये तो फैक्ट्स और फिगर ही डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बताओ कि जो चाइना की इकोनॉमी, जो चाइना है पॉपुलेशन में नंबर 1 है और इंडिया है जो सेकंड लार्ज कंट्री है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो कि जो इंडिया है वो फर्स्ट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और जो चाइना है वो सेकंड है, ये क्या हो गया? एक तरीके से जो स्टेटमेंट दी आपकी रॉन्ग है। क्यों? आपके पास फैक्ट्स है और फिगर है, आप इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, इट बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, यानी कि किस कारण से क्या होगा। जैसे मैंने पॉवर्टी का एग्जाम्पल दिया है कि क्या है, एक कारण होता है, एक प्रभाव होता है। कोज क्या होता है? कारण होता है, और जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? प्रभाव होता है। तो कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जब आप देखते हो कि इस कारण से ऐसा होगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि पहले जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पर पॉपुलेशन में पॉवर्टी की हिस्सा बहुत ज़्यादा था, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में जो रेशो पॉवर्टी का ज़्यादा था। प्रेजेंट में भी लगभग 22 है। आने वाले समय में आपने क्या हुआ? कोज क्या बताया, कारण क्या बताया कि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो गरीबी बढ़ने वाली है। तो ये कोज और इफेक्ट होगा। फिर एक्चुअल डेटा कैन बी यूज टू बी वेरीफाई इट, यानी कि एक्चुअल डेटा होता है आपके पास जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ जजमेंट इज नॉट गिवन इन दिस केस, इस केस में यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपकी वैल्यू जजमेंट, आपके ओपिनियन का कोई काम नहीं है। आपने जैसा देखा वैसा ही आपने प्रेजेंट किया। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है वहां पर क्या होता है? ये इकोनॉमी इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव। जब नॉर्मेटिव की हम बात करते हैं तो नॉर्मेटिव का मतलब होता है जब आप ओपिनियन, अपने ओपिनियन को रख देते हो तो उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई भी चीज़ है, मान लिया जाए कि आप कहीं पर भी हो और वहाँ पर एक आपका दोस्त है और एक दूसरा जो आपका फ्रेंड है, तो वहाँ पर उनके आपस में झगड़ा हो जाता है। जबकि मतलब हो सकता है कि आपका जो दोस्त है उसने क्या, जो मारपीट हुई तो जो दूसरे वाला है उसको ज़्यादा चोट आई है, भले ही उसका कसूर था, बट लेकिन यहाँ पर आप क्या कहोगे? अपना ओपिनियन दे सकते हो। अब केस किसके ऊपर होगा? आपके दोस्त के ऊपर, क्योंकि उसको कम चोट आई है, भले ही स्टार्टिंग दूसरे ने की थी। तो यहाँ पर अपना ओपिनियन क्या दोगे? आप ये देखोगे कि नहीं देखो वो तो उसको मारने वाला नहीं था, उसको तो ऐसे हो गया, ये होगा, क्योंकि आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। जहां पर हम अपना ओपिनियन रखते हैं वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है। अब देखोगे कैसे, यहां पर क्या होता है, जैसे कि मनरेगा एक स्कीम है। मनरेगा जो स्कीम है वो क्या है? एक तरीके से रोजगार देने की एक स्कीम है जो 2005 में आई, जिसके अंदर क्या है कि 100 दिन का, एक साल के अंदर 100 दिन का लगभग जो अनस्किल्ड या एक तरीके से जो आंशिक रूप से जो स्किल्ड लोग हैं उनको यहाँ पर काम दिया जाता है। कुछ एरियाज के अंदर ये 150 डेज का भी है। और यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो पॉवर्टी लगा लो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट लगा लो उसको कम करने की बात करते हैं। मेनली तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की बात की जाती है कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है। आपने देखा कि कोरोना के अंदर भी जो मनरेगा के तहत जब इसके तहत क्या बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। तो एक तरीके से कैसी स्कीम है ये? इस तरीके की स्कीम है जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ पर? वो ये कहते हैं कि भाई मनरेगा क्या, एक टैक्स पेयर की मनी वेस्ट हो रही है वहां पर, इसको, इस स्कीम को बंद कर दिया जाना चाहिए, ये इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। फिर कोई कुछ भी मतलब इस तरीके की जब स्टेटमेंट देता, हो सकता है कि उस पर डिबेट हो जाए, हो सकता है कि उस पर कंट्रोवर्सी हो जाए। क्यों कि फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब अपने विचार रखते हो, अपने ओपिनियन देते हो, वो सही है या गलत है उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपने अपना एक सुझाव दिया भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, यानी कि इस तरीके का होना चाहिए। जहां पर होना चाहिए वर्ड है, था, होगा नहीं, यानी कि होना चाहिए। आपने अपना ओपिनियन यहाँ पर दिया। सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल, यानी कि आपके मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये काम करता है। एक्चुअल डेटा कैन नॉट बी यूज टू वेरीफाइड, यहाँ पर एक्चुअल डेटा की बात नहीं की जाती, क्योंकि एक्चुअल डेटा क्या है कि मनरेगा ने क्या किया है, रोजगार को बढ़ाया है। लेकिन सजेशन क्या है कि मनरेगा को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो टैक्स पेयर की जो मनी है वो क्या हो जाती है,
खत्म हो जाती, खराब हो जाती है, उससे कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं होता। जब एसेट क्रिएट ही नहीं होता, आने वाले समय में इस तरीके का पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को एक तरीके से फ्री का खाने की आदतें लग जाती है। फ्री का तो नहीं, खैर काम करते हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब आपको कहीं पर काम ढूंढना पड़ेगा, कहीं पर एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी तो ऐसे ही आपको काम मिल जाएगा। फिर है कि दिस इज वेयर द वैल्यू ऑफ जजमेंट इट गिवन। यहाँ पर आप अपना वैल्यू जजमेंट रखते हो, अपने ओपिनियंस का यूज करते हो। तो ये था आपका एक तरीके से पॉजिटिव इकोनॉमी, ये था नॉर्मेटिव इकोनॉमी। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इससे नेक्स्ट हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। एक कंट्रोल्ड और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। जी 3 तरीके की जो इकोनॉमी है, इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर समझोगे। जो हमारी कंट्रोल्ड या प्लान्ड इकोनॉमी होती है, इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है कि फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी होती है, इसको हम परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं, या जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि जो मिला जुला रूप है, कुछ वहाँ पर प्लान्ड यानी कि कंट्रोल इकोनॉमी काम करती है, कहीं वहां पर जो सेकंड है वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब दोनों एक साथ चलते तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। तो देखिए जो कंट्रोल या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, जैसे कि आप देखोगे कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो एक तरीके से कैसी, अब तो देखिए सब मैक्सिमम क्या जितनी भी हमारे कंट्रीज हैं, जितने ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। हाँ ये हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से हो सकता है कि कहीं पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है कि कहीं पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज्यादा हो, तो दूसरा सेक्टर अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम कंट्रोल्ड या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल्ड होता है, जो डोमिनेंट होती है वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट आपको बताएगी कि कितना प्रोडक्शन होगा, कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर मेनली जो काम किया जाता है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जाता है कि जो समाज का जो कल्याण है उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। सेकेंड है कि यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि सारा का सारा जो होता है फ्री इकोनॉमी होती है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी होती है, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सारा सिस्टम चलता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है, यानी कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है। यहाँ पर जो मेनली जो फोकस होता है वो क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ओनर होता है। यहाँ पर कहाँ पर प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पर जो मेनली जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, वो एक तरीके से कंज्यूमर के ऊपर होता है, यानी कि जो कंज्यूमर को देखते हुए ही जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो पॉकेट है, जितनी लोगों की पॉकेट अलाउ करती है उसी हिसाब से जो चीज़ों का प्रोडक्शन है वो होगा। इसलिए यहाँ पर जो इसेंशियल जो गुड्स होती है, जो आवश्यकता की वस्तु होती है, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लग्जरी जो गुड्स होती हैं, जिसको जो कंज्यूमर है जो डिमांड करते हैं, उन्हीं के आधार पर जो गुड्स का है वो प्रोडक्शन होगा। फिर है इसके बाद है कि मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने देखा कि कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, कुछ हद तक गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर रहेगा। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम, देखिए जब प्राइवेट सेक्टर काम करता है तो वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, वो किस लिए काम करता है, उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ पर डोमिनेंट रहेगा। यहाँ पर समाज के कल्याण के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर के पास छोड़ी हुई चीजें वो प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकता है, और जो जैसे कि पीडीएस सिस्टम चलाती है गवर्नमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके तहत क्या करती है, जो लोग हैं उनको क्या करती है, एक तरीके से जो इसेंशियल गुड्स है वो प्रोवाइड करवाती है, जो आवश्यकता की वस्तुएं होती है। तो इसलिए तो आप देखोगे कि जो हमारी इकोनॉमी है, जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर चले तो क्या था, हमने ना तो इकोनॉमी इसको चूज किया और ना ही हमने इसको चूज किया। रीजन क्या था कि एक तबका ऐसा था उस टाइम पर जिसके पास जो नेसेसरी गुड्स हैं उनको परचेज करने के लिए पैसे नहीं थे, और एक कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे थे। तो इस कमोडिटी को, ये जो क्वांटिटी है वो इसको इतना वही परचेज कर सकते थे जिनके पास इतने देने के लिए प्राइज हैं। तो जितना, जब कुछ ये मान लिया जाए कि एक इस हिस्से के पास है तो इस बाकी हिस्से को कौन प्रोवाइड करेगा, इसको वो प्रोवाइड करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट है, क्योंकि जो फ्री की चीजें होती है उसको प्राइवेट सेक्टर कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, या कम रेट पर वो उनको प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकेंड है इसके बाद कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो क्या है, सोवरेन नहीं होता। इनकी जो प्रभुसत्ता होती है कंज्यूमर को देखते हुए चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि आवश्यकता को देखते हुए चीजों का
चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, एक तरीके से मेन होता है, इसलिए तो जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है इसी इकोनॉमी में होता है। यहाँ पर पुअर का और जो रिच का जो गैप है बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो सोवरन है वो कंज्यूमर ही है, कि कुछ को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, गवर्नमेंट, और कुछ को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, प्राइवेट सेक्टर। जो पॉकेट, जिसके पॉकेट में पैसे, वो इस प्रोडक्ट को पैसे में परचेज करता है, और जो नहीं परचेज कर पाते, जिनको आप ये कहते हो कि मतलब इनको तो ये आरक्षण दिया हुआ, ये सर उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नेसेसरी थी। वहाँ पर ये फिजूल नहीं था कि इनको ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। इसलिए नहीं तो हमारी इकोनॉमी क्या ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और आप हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ये सोचते होगे ना कि सिर्फ मैं रिच हो जाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ और दूसरे कहीं भी जाएं, नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। अगर आप अमीर हो और आपके आसपास के सभी लोग गरीब हैं तो आपकी कभी भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि इक्वलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लिया जाए कि आपका एक ऐसी जगह आपका घर है जहाँ पर आपके आसपास जो सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और आपका एक मतलब पूरा आलीशान मकान है, तो कभी भी आप देखो वहाँ पर शांति से आप नहीं रह सकते। हमेशा आपको चोरी का भय बना रहेगा, आपके जो बच्चे होंगे उनको वो बाहर आप निकलने नहीं दोगे। तो इस तरीके की आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर इक्वलिटी होगी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ना डकैती होगी, ना चोरी होगी, ना इतने क्राइम किए जाएंगे। तो जब इक्वलिटी होती है इकोनॉमी के अंदर तो वहाँ पर ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनका समाधान अपने आप हो जाता है। तो इसलिए जो आपकी ये सोच है ना कि मैं ही रिच हो जाऊँ, मैं ही सबसे आगे हूँ, तो वो उसको छोड़ दीजिए, इक्वलिटी के ऊपर आप भी फोकस कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर पाएगी जब तक जो वहां के नागरिक हैं वो सहयोग नहीं करेंगे। तो आप अपने लेवल पर अपना सहयोग, मतलब जो देश है उसका सहयोग कर सकते हो, आप अपने लेवल पर चीजों को आगे लेकर चल सकते हो। थैंक यू। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जो आपका इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर था ये आज आपका कंप्लीट हुआ। इसकी 2 वीडियो हैं, एक फर्स्ट है और सेकंड है। इस सेकंड पार्ट को समझने के लिए आप फर्स्ट वाली वीडियो को जरूर देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई है या कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो आपकी इस जो प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।